बाहर ही बैठे हैं। तो केपलर साहब ने बहुत पहले, न्यूटन के लॉज आने के पहले ये लॉज दे दिए थे। तो वी कैन से दैट प्लैनेटरी मोशन का ट्रैकिंग ये काफी पहले से चल रहा था। एंड ये जो लॉज हम देख रहे हैं, ये आप सोचिए, अपन ने जो क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, वो सब इजी करके पढ़ा, हमने उसको सर्कल बना के पढ़ा। तो सर्कल बनाने से क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाता है, मेरे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। तो इन लोगों ने जो किया वो एक्चुअली अपन लोग जो पढ़ते हैं उससे काफी डिफिकल्ट वाला काम किया है। तो इट्स बेसिकली अ कमेंडेबल जॉब। तो केपलर साहब का फर्स्ट लॉ, इट इज नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, ये क्या बताता है या क्या समझाता है, देखिए। उनको बोले लेक्चर चालू हो गए। तो ये बताता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, और जितना देखिए बचपन से हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सो दे आर रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, दे आर डूइंग सो इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑल्सो। सन जो है वो इधर सेंटर पे नहीं है, सन इज सिचुएटेड एट द फोकस। दो होता है एलिप्स में, दो एंगल में फोकाई, रेडियस रेडियाई, फोकस फोकाई। ओके बेटा। So sun is situated at one of the foci, and the planets, they are revolving in elliptical orbits around the sun. ये है केपलर का फर्स्ट लॉ, जिसको बोला जाता है द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। So all the planets, they are revolving around the sun in elliptical orbits. Where is the sun located? The sun is located at one of the foci. अब ये पॉइंट हमारा सेंटर हो गया। P और A, ये जो P है पेरीहीलियन, ये एपीहीलियन, फिर बाद में इसको और इजी कर दिया पेरीगी एंड एपोगी, पेरीजी एपोजी। तो अभी वो गी बोलना है, जी बोलना है, वो आप देख लीजिए। पीई आ रहा है पेरी, ये हो गया अपने लिए इंपॉर्टेंट, और एपीओ ये हो गया एपो। पेरीजी एपोजी, एपोगी पेरीगी। नाउ व्हाटएवर यू फाइंड कन्वीनियंट यू कैन यूज दैट। तो ये आपका क्लोजेस्ट पॉइंट और ये आपका फार्देस्ट पॉइंट, पेरीहीलियन एपीहीलियन। सो दीज आर अपने 2 पॉइंट्स, द क्लोजेस्ट एंड द फर्स्ट। चलिए, ये था मेरा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, पहला लॉ, प्लैनेट कैसा घूम रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम। अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। तो सेकंड लॉ का जो नाम है, it is law of areas. So a planet sweeps or a planet covers equal areas in equal intervals of time. तो planet क्या करता है, planet sweeps or a planet covers equal areas
in equal intervals of time. चलिए इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है, और इसका हम एक डेरिवेशन देखेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं ये सच है कि नहीं है, या ये कैसे सच हो सकता है। तो हमने एक इलेक्ट्रिकल पाथ बना लिया। सन सिचुएटेड एट द फोकस, सो ये हमारे पास एक प्लैनेट है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर, लेट अस से इन टाइम t1. So a planet sweeps or a planet covers equal areas in equal intervals of time. So can we say this is the area covered? तो ये एरिया इस प्लैनेट ने कवर किया है, let us say this area is A1. अब इसी प्लैनेट को आप कोई दूसरे पॉइंट पे कंसिडर करो। Now, in the same time t, ये इसका एरिया कवर्ड है, से एरिया कवर्ड इज A2, दिस इज अपना A1। तो ये लॉ क्या बोलता है, दैट इफ T1 is equal to T2, a planet sweeps equal areas in equal intervals of time. So if T1 is equal to T2, then आपका A1 is equal to A2. तो a planet covers or a planet sweeps equal areas in equal intervals of time. तो ये आपका स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। सो वी विल कम टू द डेरिवेशंस, इसका हमको डेरिवेशन करना है। फर्स्ट वी विल फिनिश ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो दो लॉज हो गए हमारे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, लेट अस डू द थर्ड लॉ आल्सो एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड। अब देखिए जो आपका तीसरा लॉ है वो हम कल कर चुके हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टाइम पीरियड का जो हमने डेरिवेशन किया था कल, नहीं सॉरी उसके एक दिन पहले। सो टाइम पीरियड टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही आपका थर्ड लॉ है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग थर्ड लॉ जो केपलर साहब ने बताया था, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ पीरियड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोनिक लॉ। अब वो क्या बताते हैं, चलिए समझ लेते हैं हम लोग। तो ये आपके पास एलिप्स है, अब प्लीज ध्यान से देखिए, ये जो दो लाइंस है दे आर नोन एज द एक्सिस। तो ये बड़ा है, तो ये बड़े वाले का क्या नाम होना चाहिए, बड़े वाले का नाम है मेजर एक्सिस। ये छोटा वाला है, इस छोटे वाले का नाम है माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, दिखता ही अपने को ये लंबा है तो मेजर एक्सिस, ये छोटा है माइनर एक्सिस, ठीक है। ये है अपना सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज ए, इधर से इधर ये पूरा जो है एक्सिस, मेजर एक्सिस पूरा इट इज 2a, पूरा मेजर एक्सिस का डिस्टेंस इज टेकन एज 2a। सिमिलरली पूरा माइनर एक्सिस का डिस्टेंस इज टेकन एज 2b, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जब आप मैथ्स में एलिप्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये 2a और 2b क्या लिया जाए। सो मेजर एक्सिस का लेंथ 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b। अब प्लीज ध्यान से देखिए, तो इधर से इधर तक ये जब हम आधा लेंगे
आधा मेजर एक्सिस जो रहता है उसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। सो हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, जब आप आधा मेजर एक्सिस लेते हो तो उसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस is taken as A। तो सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि पूरा मेजर एक्सिस अगर 2A है तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हो गया? सेमी मेजर एक्सिस आधा हो गया। करेक्ट बात है। तो केपलर साहब ने ये चीज बहुत पहले बता दिया था, और वो क्या बताया था? देखिए उनका लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ। The square of the time period is directly proportional to the cube of the semi-major axis. And if you can recollect, कल के पहले जब हमने लेक्चर लिया था क्रिटिकल वेलोसिटी टाइम पीरियड का, तो हमको मिला था t square proportional to r cube। क्यों? क्योंकि वहां पर r was the radius। So basically over there that r was by mean radius। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है ना, इधर a है, इधर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इधर और कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। So that r sometimes it is taken as the mean radius। तो आपका तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बोलता है? लॉ ऑफ पीरियड्स बोल रहा है that the square of the time period of revolution is proportional to cube of the semi-major axis of the ellipse। तो जो भी आपका एलिप्स रहेगा उसका जो भी सेमी मेजर एक्सिस होगा उसका क्यूब कर देंगे तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू t square। So my dear students, these are the three laws of Kepler sub। Now second वाला जो लॉ है इसका हम लोग अभी डेरिवेशन देखेंगे। प्लीज टेक अ पिक ऑफ दिस, इसका पिक लेके रख लीजिए। स्टेटमेंट्स आपको याद करने रहेंगे भाई, स्टेटमेंट्स आप याद कर लेना, और सिंपल सादा सिंपल इंग्लिश में याद करना है। पहले वाले में क्या होता है? ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग या मूविंग in elliptical orbits around the sun, and where is the sun situated? The sun is situated at one of the foci। ये हो गया मेरा पहला स्टेटमेंट। दूसरी बार क्या हुआ था? a planet sweeps or a planet covers equal areas in equal intervals of time। अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है so then the areas will be the same। and the third one हार्मोनिक लॉ भी बोलते हैं इसको। दिस इज द लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या बोल रहा है ये? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। चलिए स्टूडेंट्स इसका पिक ले लीजिए and then we will move on to the derivation of this second one। second वाले का derivation करेंगे। Done? Can we proceed? Yes, sir. Done. ओके चलिए फिर से मैं आपको जरा थोड़ा 9th स्टैंडर्ड में ले चलता हूं। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप जब 11th 12th में आए हो तब आपने कुछ नया देखा है।
आपको डिस्टेंस मालूम था, आपको वेलोसिटी मालूम था, आपको एक्सेलरेशन मालूम था, आपको फोर्स मालूम था, आपको मोमेंटम टर्म मालूम था। 11th 12th में आके आप सीखते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क। टॉर्क क्या है? फोर्स का रोटेशनल फॉर्म इज टॉर्क। उसी तरीके से मोमेंटम का एंगुलर वर्जन या मोमेंटम का जो रोटेशनल वर्जन है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलेगा? लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। आपको टॉर्क कैसे मिला था? यू मल्टीप्लाई फोर्स with the distance. Whenever you multiply force with the perpendicular distance, आपको क्या मिल जाता है? आपको टॉर्क मिल जाता है। मतलब जब भी आप कोई एंगुलर क्वांटिटी निकालोगे तो आप उसका लीनियर क्वांटिटी ले लो और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उधर से आप डिस्टेंस जो भी रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मेरे पास में एक दरवाजा है जो ये एक्सिस पे गोल घूम रहा है, सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस जगह पर आपने अप्लाई किया फोर्स, अब अपने को कैलकुलेट करना है टॉर्क, तो वी विल से इट इज फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली मुझे इसका चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तो पहले मैं निकालूंगा इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना है, इसका मास कितना है, इसका वेलोसिटी कितना, वी मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी विल गेट एंगुलर मोमेंटम। अब मैं ये एंगुलर मोमेंटम इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब मैंने सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। कौन से मोशन में? लीनियर मोशन में। इसका मतलब जब एंगुलर मोशन हो रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट ही रहेगा। So angular momentum will also remain constant in angular motion. Why? Because वो derived from linear momentum है। 12th स्टैंडर्ड में आपको इसका डेरिवेशन भी रहेगा, बट फिलहाल आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम वाला जो टर्म है वो क्या है? वो कांस्टेंट। ठीक, चलिए तो अभी हम लोग सेकेंड वाले का डेरिवेशन निकालते हैं। सेकेंड वाले का स्टेटमेंट क्या था? एक बार फिर से स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे। अ प्लैनेट स्वीप्स और अ प्लैनेट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। चलिए मेरा स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट्स सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना, जहां पर आप अटकोगे आप बताना, वी विल डिस्कस इट अगेन। तो अभी ये वाला पार्ट ले लेते हैं। नाउ वी से दैट दिस टाइम जो हम ले रहे हैं ना, टाइम, वी विल से वी टेक अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी इज टेकन सच दैट दिस पार्ट आई कैन ट्रीट एज अ स्ट्रेट लाइन। इसका पर्पस यही है कि मैं इसको एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकूं। और अगर मैं इसको एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकता हूं तो कैन आई नॉट से कि ये ट्रायंगल दिख रहा है मुझे? तो हम क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं कि एक प्लैनेट है, प्लैनेट इज रिवॉल्विंग एंड वी विल टेक अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ये मेरा स्मॉल टाइम इंटरवल आ गया, ये मेरे लिए ट्रायंगल बन गया। So what is the area of a triangle? Okay, very good Nisha. Half into base into height. बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, परफेक्ट। तो आपको ये चीज ध्यान में आ गया? वेरी गुड। सो एरिया, ये जो एरिया है, छोटा सा एरिया इधर कवर हुआ है, since it is a triangle we can say it is half into base into height।
तो अब इसमें देखिए, अगर ये एक पार्ट ले लिया मैंने, दिस इज परपेंडिकुलर, ये मेरा एक छोटा सा पार्ट हो गया, एस हो गया ये, करेक्ट। लेट्स से दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो अपने पास में प्लैनेट है, प्लैनेट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, यहां से यहां तक आप एक डिस्टेंस ले लो r, ये आपने टाइम ले लिया है डेल्टा t, करेक्ट, एंड वी आर कैलकुलेटिंग दिस एरिया, आर वी डेल्टा टी, ओके फाइन। तो ये जो एरिया आप निकालते हो, एक आंसर आ गया मेरे पास, दिस इज हाफ आर, v is the velocity and delta t। अब ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूं कि ये कैसे आया। मैंने आपको इधर सब कुछ दिखा दिया है, आई हैव शोन यू एवरीथिंग, बट दिस इज something that you should be able to think about। ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका आर्क है, इधर आपका एंगल कुछ तो आएगा थीटा, डेल्टा थीटा, तो आपको दिमाग लगाना है, एस आर थीटा, ये सब कुछ लिंक करके यू शुड बी रीचिंग दिस। तो ये आपका फॉर्मूला आता है फॉर डेल्टा ए, इंटरवल ऑफ टाइम इज डेल्टा टी, यस, डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये टाइम इंटरवल अपने को नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम तो प्रूव ही यही करना चाहते हैं कि एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो आपके पास बचा हाफ आर वी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये आरवी से मैं कुछ नहीं प्रूव कर पाऊंगा, मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ही एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हमने ऊपर और नीचे, वेरी गुड निशा, शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास मोमेंटम into distance या perpendicular distance, this becomes my angular momentum। तो यहां पर this is half mvr is L upon n। इधर मुझे देखो क्या मिला, इधर है मेरे पास area covered per unit time, so this area covered per unit time is half into L upon m। अब ये दोनों टर्म कांस्टेंट, मास कभी अपने आप चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। L एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन में L इज एंगुलर मोमेंटम, L स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, इट इज mvr, mv इज लीनियर मोमेंटम p। तो आपके पास में L is angular momentum, angular momentum is also constant, it will not change on its own in rotational motion। So whenever there is rotational motion going on, angular momentum एक ऐसा टर्म है जो अपने आप चेंज होने वाला नहीं है, it remains constant, momentum is always conserved। तो वही लॉजिक से एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो ऑलवेज कंजर्व। तो ना आपका मास चेंज हो रहा है, ना आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो प्लीज ध्यान से देखिए, आपका LHS डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी
ये एक कांस्टेंट हो गया, इसलिए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसीलिए टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपका टाइम इंटरवल इक्वल है तो एरिया कवर्ड भी इक्वल ही होगा। ये आपके टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में हमने बहुत इजी करके लिखा है। सो इफ यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक तो आपको उसके कंपैरिजन में बहुत इजीली समझ में आएगा, टर्म्स आपको खाली ध्यान देना है। और ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, एल इज एंगुलर मोमेंटम एवरीवेयर। सो इसका पिक ले लो या इसका लिख रहे हो तो लिख लो। लाइट, ओके। डन सर। Yes, done.